इवनिंग। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का जो पिछले 5-6 एपिसोड से चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन की जो बची हुई 2 प्रोसेसेस थी, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा बायस प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, इनके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उस ओर का या तो रोस्टिंग किया था या कैल्सिनेशन। जैसा मैंने आपको बताया है कि सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर का क्या करते हैं आप, रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो ये सारा करने के बाद नाउ योर ओर इज रेडी for smelting. That means your ore is ready for the removal of the gangue material and the oxygen which is attached to the mineral. तो उसकी कई प्रोसेसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हैं वहाँ पर कोल ज़रूरी होता है। लेकिन कोल जो है दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कोल, it has got to be in the form of coke. कोक का मतलब कोका कोला नहीं, कोल का प्यूरिफाइड फॉर्म। देखिए, कोल जो है वो 4 वैरायटी का होता है, जैसा आप लोगों को स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। Peat contains about 60% carbon, the balance is impurities. Lignite contains 70% carbon, others are impurities. Then bituminous contains 80% and anthracite contains 90%. बाकी impurities हैं जो कि आगे जाकर तकलीफ दे सकती हैं अपने को स्मेल्टिंग के टाइम पर। इसलिए कोल को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। Instead of coal, we use coke. अब पहले मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा कि what is coke and what is charcoal. What is coke and what is charcoal? इसके बारे में पहले चर्चा करूँगा, और ये इस चैप्टर में आपको नहीं है, आपको ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आएगा। इसलिए अभी पढ़ लिया क्या और बाद में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ लिया क्या, इट इज वन एंड द सेम। सो व्हेन कोक इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसका कार्बन परसेंटेज जब बढ़ाया जाता है कोल का, व्हेन कोल का जमीन से निकलता है, ठीक है, जब कोल को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है सच दैट उसमें कार्बन परसेंटेज 97-98% हो जाए, तो जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को, मिलता है दैट इज नोन एज कोक। सिमिलरली जब वुड में से सारी इम्प्यूरिटीज निकाल के फेंक दी जाती हैं सच दैट उसके अंदर जो कार्बन परसेंटेज है वो 96-97% तक हो जाए, तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं हम लोग चारकोल। नाउ कोक एंड चारकोल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए प्रोसेस which is known as destructive distillation. What is destructive distillation? See, coal contains other impurities as I have told you. अगर हम उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में जब हीट करें कैसे कि उसमें आग नहीं लगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो वो तो जल जाएगा, राख हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एब्सेंस ऑफ एयर। तो एब्सेंस ऑफ एयर में अगर आप कोल को या वुड को हीट करते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाती हैं जो यूज़फुल हैं, लेकिन अगर आप कोल को जलाओगे तो वो भी जलेंगे और हवा में उड़ जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए उनको कैप्चर करने के लिए एज बाय प्रोडक्ट्स
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पहले किया जाता है, जिससे कि जो कोक बनता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा रहती है और उसके अंदर वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज भी पहले ही निकाल ली जाती हैं। क्या करते हैं? एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन और एयर अगर रही तो कोयला 1100 डिग्री सेल्सियस पर जलना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में कोयला जलेगा नहीं, कोयला जलेगा नहीं। तो एब्सेंस ऑफ एयर में जब कोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं तो कोल के अंदर की जो इम्प्यूरिटीज हैं वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उनको एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू एक पानी के वॉश बॉटल के अंदर निकाल दिया जाता है। तो आपको, और इधर जो कोल है, कोल में से इम्प्यूरिटी निकलती जाती है, मतलब क्या बढ़ते जा रहा है? कार्बन परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, मतलब इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कोक। तो मेन जो इंग्रेडिएंट उसमें से मिला दैट इज कोक। लेकिन उसी के साथ साथ 3 और प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो 3 प्रोडक्ट्स नहीं है। पहला आपको मिलता है कोल टार, जो कि उस वॉश बॉटल में, पानी की वॉश बॉटल में नीचे बैठ जाता है। कंटेनर बोलो, बॉटल तो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। तो वो जो कोल टार है वो जब पानी के थ्रू पास होता है, गैसियस फॉर्म में रहता है, लेकिन पानी के थ्रू जैसे ही पास हुआ वैसे इट सॉलिडिफाइज और सॉलिडिफाई होकर नीचे बैठ जाता है। ये कोल टार क्या है? ये आपका डाबर सड़क के ऊपर जो आप बिछाते हो वो वहीं से मिलता है आपको। तो कोल टार बैठ जाता है नीचे। ओके, एक प्रोडक्ट ऐसा निकलता है which is known as ammonia gas, which is highly soluble in water. अमोनिया गैस यानी NH3। तो अमोनिया गैस is highly soluble in water, hence it dissolves in the water in which it is passing, forming ammonium hydroxide, which is also known as ammoniacal liquor used in other chemical processes। तो वो भी आपने निकाल लिया। और तीसरी निकलती है उसके अंदर कि जो पानी में से पास होने के बाद भी गैसियस फॉर्म में रहे, वो जो मिक्सचर होता है विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल, दैट इज नोन एज कोल गैस। और यह कोल गैस हीटिंग पर्पसेस के लिए कहीं भी यूज में कर लिया जाता है, बल्कि यही जो हीटिंग होती है कोक की, उसमें भी उसको रिसर्कुलेट करके वो कोल को हीट करने के भी काम में आ जाता है। इस तरीके से आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब कोल का आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो। 1 कोक विद 97-98% कार्बन, 2 अमोनियाकल लिकर दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 3 कोल टार एंड 4 कोल गैस। वुड का भी इसी ढंग का है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, नो फर्क, नो डिफरेंस। वुड को भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, जलने का सवाल ही नहीं उठता। तो उसके अंदर से आपको मिलेगा चारकोल, जिसको नॉर्मल भाषा में लकड़ी कोयला और पत्थर कोयला बोलते हैं। पत्थर कोयला कौन सा? कोक। और लकड़ी कोयला कौन सा? चारकोल। तो ये जो चारकोल होता है, इसको जब बनाते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स अलग और निकलते हैं। पहला तो चारकोल तो हो गया, उसकी बात छोड़ो, तो मेन चीज़ है बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, इसकी बात करें तो पहला बाय प्रोडक्ट मिलता है वुड टार। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू कोल टार, और कोल टार वुड टार का ही मिक्सचर जो है वो आपकी सड़क के एस्फल्टिंग वगैरह के काम में आता है। वुड टार के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है जो एक ज़माने में जब प्रोसेसेस प्रॉपर नहीं थी तो इसी प्रोसेस से उसको निकाला जाता है, एंड दैट वाज नोन एज वुड स्पिरिट। पानी में डिजोल्व होकर वुड स्पिरिट का फॉर्मूला है CH3OH। क्या है ये? कुछ नहीं, मिथाइल अल्कोहल यानी कि मीथेनॉल। यह मिथाइल अल्कोहल पुराने जमाने में चारकोल बनाते समय
निकलती थी, इसीलिए मिथाइल अल्कोहल का एक और नाम है वुड स्पिरिट। और तीसरा प्रोडक्ट है वुड गैस, जो कि कोल गैस के ही जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क है, और वो वापस से रीहीटिंग के काम में आता है। तो ये जो रिडक्शन है, इसके लिए जनरली स्मेल्टिंग के टाइम पर, जनरली बोल रहा हूँ, कुछ केसेस में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पहला केस जो मैं बताऊंगा स्मेल्टिंग का, उससे समझ में आ जाएगा कि कुछ केसेस में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जनरली जो स्मेल्टिंग की जाती है उसमें कोक या कोक का कोई प्रोडक्ट यूज़ में आता है, जिससे कि आप मेटल ऑक्साइड को या मेटल कोई भी तरीके का मेटल हो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो इसके कई अलग अलग प्रोसेस हैं। अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस रहती हैं। कुछ तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड नेटिव स्टेट में मिलता है, उसका कोई ऑक्साइड नहीं रहता कि जिससे आपको निकालना पड़े, इसलिए गोल्ड तो किम्बरलाइट रॉक में से निकाल कर और फिर उसको प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है डायरेक्ट। फिर इसलिए उसमें तो कुछ लगना ही नहीं है आपको। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस है, वो जो कम रिएक्ट होते हैं ऐसे मेटल्स के लिए है, पर्टिकुलरली मर्क्यूरी के लिए। मर्क्यूरी की मेटलर्जी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मर्क्यूरी किस फॉर्म में मिलता है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है उसको, मर्क्यूरिक सल्फाइड को पहले अच्छा गर्म किया जाता है, तबीयत से गर्म कर दिया जाता है, मतलब रोस्टिंग की जाती है। ये रोस्टिंग के प्रोसेस में बहुत कुछ काम हो जाता है इसके अंदर सीधा, इसकी कोई ज़्यादा मेटलर्जी नहीं है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब आप रोस्ट करते हो तो रोस्ट करने से क्या होता है? सल्फाइड ओर्स गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर, रोस्टिंग का काम ही वही है। तो HgS में का जो सल्फर है वो ऑक्सीजन अपने साथ लेकर SO2 बन के उड़ जाता है, और Hg की जगह वहाँ पर O मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अगर आप फर्दर हीट करो, ज़्यादा हीट करो, तो ऑक्सीजन की कोई ऐसी एफिनिटी नहीं है मर्क्यूरी की तरफ कि जिससे वो इतनी गर्मी वगैरह सहन करे और तकलीफ हो, वो तुरंत मर्क्यूरी को तलाक दे के बाहर। तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ मर्क्यूरी बचा। वेरी सिंपल मेटलर्जी, वेरी सिंपल मेटलर्जी, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आपकी मर्क्यूरी मिल जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस जो है, वो जो रिलेटिवली मोर रिएक्टिव मेटल्स, या फिर अपन उसको बोलेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, उनकी मेटलर्जी में जो रिडक्शन किया जाता है दैट इज बाय कार्बन। कार्बन से मेरा मतलब आपको भी समझ में आ गया। कार्बन से मतलब क्या? कार्बन से मतलब कोक के साथ रिडक्शन। तो फर्नेस के अंदर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मॉडरेटली कौन कौन से आपके, प्लीज बताएं? जिंक, उसके बाद निकल, उसके बाद टिन, उसके बाद लेड, ये सब एल्जिंटल। ओके, तो ये वाले जो मेटल्स हैं इनको फर्नेस में कोक के साथ, कोक पाउडर के साथ मिक्स करते हैं और उसको हीट करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्नेस में दी जाती है such that it comes into molten state, तो उस समय कार्बन जो रहता है वो मिनरल का ऑक्साइड जो है उसको छीन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और आपको मेटल मिलता है इस ढंग से ZnO प्लस कार्बन फ्रॉम कोक, यू गेट Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, सिमिलरली lead oxide PbO plus C gives you Pb plus C उड़ जाता उसको, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता?
कार्बन मोनोऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐसे क्यों नहीं छोड़े? रीजन बीइंग कि CO2 इज नॉट टॉक्सिक बट कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज टॉक्सिक। इंसान मर भी जाता है उससे। क्यों मरता है? क्योंकि उसकी एक खतरनाक प्रॉपर्टी है कि इफ यू इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड तो इट रिएक्ट्स विद द हेमोग्लोबिन ऑफ योर ब्लड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इंसान मर जाता है। इट इज पॉइजन। इसलिए CO को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है। CO को फर्दर एयर में हीट करते हैं सच दैट इट कैचेस ऑक्सीजन अगेन फॉर्मिंग CO2 और फिर वो CO2 को एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। ओके, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में कभी नहीं रहना चाहिए। इसका ध्यान रखें। आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि रात में ठंड के दिनों में कमरे के अंदर सिगड़ी जलाकर और खिड़कियां बंद करके नहीं सोना चाहिए। सुना है ना? क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है, आदमी मर जाता है। ओके, नाउ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनको कार्बन से रिड्यूस करने में वो रिजल्ट नहीं मिलते जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करने में मिलते हैं। और इनमें जो मेन मेटल है विच इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज आयरन। आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में कोक के साथ जब हीट किया जाता है Fe2O3 को, तो उस समय पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है Fe2O3 से फॉर्मिंग आयरन। ओके, बाय दिस रिएक्शन Fe2O3 plus 3 carbon monoxide heat you get 2 Fe plus 3 CO2। Fe plus 3 CO। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम लोग चर्चा बाद में डिटेल में करेंगे कि कैसी होती है, क्या होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में चर्चा अपन जब आयरन लेंगे उस समय करेंगे। अभी तो मैं जनरल मेथड्स बता रहा हूँ। एक और बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस है रिडक्शन की, दैट इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी मतलब रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। वो जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बीच वाला ग्रुप बताया था एल्जेंटल में एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज लेस रिएक्टिव। इसलिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा बाय दिस रिएक्शन। Fe2O3 plus Al2Al gives you Al2O3 plus 2Fe। दिस प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जो है आप लोग जज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। कौन बेवकूफ़ दुनिया में ऐसा होगा जो कि एल्यूमिनियम की मौत से आयरन को जिंदा करे? आयरन की कीमत क्या है और एल्यूमिनियम की कॉस्ट क्या है? मतलब महंगी चीज़ आप लेकर और सस्ती चीज़ आप बना रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो क्या सकती है? लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक जगहों पर काम में आती है, जिनमें से एक है थर्माइट वेल्डिंग। लेकिन बिफोर आई गो टू दैट,
मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूँ। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम। ये जो क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे महंगे मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मेटल्स। तो इनको अब बहुत कम क्वांटिटी में निकलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में, इसलिए इनके लिए जो प्रोसेस यूज होती है, इनके लिए जो प्रोसेस यूज होती है दैट इज एल्यूमिनोथर्मी। क्यों? क्योंकि क्रोमियम से एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है, मैंगनीज से भी सस्ता, टाइटेनियम तो स्ट्रेटेजिक मेटल है, वेनेडियम बहुत महंगा है एल्यूमिनियम के मुकाबले। तो इसको निकालने के लिए एल्यूमिनोथर्मी जो है दैट इज द मेन प्रोसेस। क्या करते हैं इसमें? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल। जैसे कि मैंगनीज का मिनरल होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो 3 MnO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम will give you 3 manganese plus 2 Al2O3। अब यहाँ आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप सस्ती चीज लेकर महंगी चीज बना रहे हो, तो यहाँ पर ये जायज है, लेकिन यहाँ पर नो। ये मेथड से आप यूज करके 35 रुपए किलो का आयरन बनाओगे, 125 रुपए किलो के एल्यूमिनियम को यूज करके, कौन बेवकूफ करेगा ये काम? नॉट पॉसिबल, कोई कर नहीं। लेकिन मैंगनीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम सब महंगे मेटल्स हैं, इनके लिए आप एल्यूमिनियम को सेक्रीफाइस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट, ओके। लेकिन इसके बावजूद एक पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहाँ पर ये जो रिएक्शन है, कहाँ गई? हाँ, ये वाली जो रिएक्शन ये यूज में आती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। आप लोगों ने ट्रेन में घूमते घूमते देखा होगा कि जब ट्रेन कहीं पर धीरे होती है, स्लो होती है, आप देखते हो कि वर्कर्स काम कर रहे हैं पटरी के पास ट्रेन निकलते समय, और वहाँ पर एक जगह आग जलाई हुई रहती है और बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं। क्यों? देखो, चाहे मैंगनीज स्टील की बनी हो, चाहे किसी चीज़ की बनी हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा आता है जबकि पटरी क्रैक हो जाती है, पटरी क्रैक हो जाती है। क्रैक हो जाती है तो क्या करते हैं? उसकी वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के लिए आपको देखिए, वेल्डिंग कई तरीके से होती है। एक तरीका है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? बिजली। वो जंगल में कहाँ से बिजली हो सकता? बिजली का तार हो ही नहीं ना पटरी के आसपास, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग चलेगी नहीं। दूसरी होती है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के लिए आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर, कैल्शियम कार्बाइड का सिलेंडर और पूरा तामझाम लेकर जाना पड़ता है। कहाँ पर? जंगल में। उसकी भी पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक छोटी सी गाड़ी रहती है, 3-4 लोग बैठे रहते, एक बेंच बनी हुई और उसमें बोरियों में सामान लगाकर, और वो अपने आप अकेली, इंजन नहीं रहता उसमें, ऐसी चलती है पटरी के ऊपर। ऐसी एक गाड़ी देखी होगी। तो जैसे ही पता चलता है कि भैया वहाँ पर क्रैक हुआ है, पटरी में क्रैक आया है और अपने को वेल्डिंग करना है, तो क्या करते हैं ये लोग? ये जो रिपेयरमैन जो रहते हैं, ये उस गाड़ी में एक छोटी सी बैग में एल्यूमिनियम का पाउडर लेते हैं, एक और बैग में Fe2O3 का पाउडर रखते हैं, एक और तीसरी छोटी बैग में मैंगनीज पाउडर रखते हैं, और एक छोटी सी फर्नेस। अब
फर्नेस कैसी होती है? आप लोगों ने तंदूर देखा है? समझ लो तंदूर, बाहर तो ये स्टील का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगी रहती है। जैसे आपके तंदूर के अंदर ईंटों की छपाई रहती है ना, और उसकी वजह से आप बाहर के मेटल को अगर तंदूर को पकड़ भी लो तो आपको गर्म तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका हाथ वाथ जल जाए जबकि अंदर आग जल रही है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। ईंटें जो भी लगाते हैं इसमें, ईंट लगाकर फिर उसके ऊपर मट्टी का लेप लगा देते हैं या किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टरी का लेप लगा देते हैं, जिससे कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट बन जाता है। अंदर कुछ भी हो रहा है टेम्परेचर बाहर की तरफ नहीं आ जाएगा, और आप इसको इसके कान पकड़ के होल्ड कर सकते। ठीक है, ये छोटा सा रहता है, इतना सा इतना सा इतना सा, देखें आप, इतना सा रहता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। जाते हैं जहाँ पर आपकी पटरी क्रैक है, सपोज करो यहाँ पर कट गई, फूट गई, आपने को बस इसको भरना है तो आपका काम हो जाएगा। इसको भरने के बाद पटरी अपनी वैसी की वैसी हो जाएगी। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर इसके अंदर Fe2O3 पाउडर, Fe2O3 पाउडर के साथ थोड़ा सा मैंगनीज पाउडर। क्यों? क्योंकि अपने को मैंगनीज स्टील बनाना है, अपने को मैंगनीज तो वेल कैलकुलेटेड रहता है। तो मैंगनीज पाउडर, और मैंगनीज पाउडर के साथ इसके अंदर डाला जाता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम डालकर इसको इंटेंस हीटिंग दी जाती है। शुरू में हीट देना पड़ती है, उसके बाद तो ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। कौन सी? अभी मैंने मिटा दी, Fe2O3 प्लस Al2, ये दे देगा आपको Al2O3 प्लस 2F, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आपने थोड़ी सी हीट दी, अंदर अपने आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी सीवियर होती है कि अंदर का टेम्परेचर हो जाता है करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस। पानी जैसा हो जाता है आपका अंदर का स्टील, बिल्कुल पानी के जैसा। अब इसमें ये जो Al2O3 है, इसकी डेंसिटी होती है कम, इसको कहते हैं स्लैग, SLAG, स्लैग यानी कचरा। यहाँ के लिए ये कचरा है, और ये मेटल अपने को चाहिए। मैंगनीज पाउडर भी पिघल जाता है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये Al2O3 को स्लैग बोलते हैं, इसकी डेंसिटी कम रहती है, तो ये ऊपर सरफेस के ऊपर बैठ जाता है, और अंदर आपका मैंगनीज स्टील बन गया। फिर धीरे से इसको उठाते हैं, इधर पोजीशन करते हैं, आगे का नहीं बता रहा हूँ, ये ऊपर का, इधर पोजीशन करते और पोजीशन करके इसको खोल देते, पतली धार निकलती और यहाँ पर आकर ऐसे ही बैठ जाती। अब बैठने के बाद जब ये ठंडी होती है तो उसके बाद चीजल लेते हैं, और चीजल से उसको घिस के एक जैसा स्मूथ सरफेस इसके ऊपर बना देते हैं। ये चीजल इसको घिस देती है, ये हो गई आपकी वेल्डिंग। और क्या है वेल्डिंग? इसी तरीके से जहाँ जहाँ भी क्रैक्स हैं, जहाँ भी प्रॉब्लम है, तुरंत ये फटाफट वहाँ पर ले जाकर और सारी पटरी को रिपेयर कर दी जाती है। दिस इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अब कभी ट्रेन में बैठें तो अगर कभी आपकी ट्रेन स्लो होती है तो इधर उधर देख लेना कि कहीं पर काम तो नहीं चल रहा, कहीं आग तो नहीं जल रही। तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर थर्माइट वेल्डिंग का काम चल रहा है, पटरी क्रैक हुई है इसीलिए ट्रेन स्लो हो गई है एकदम से। ओके, और एक और तरीका, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन मेटल्स के तरीके बता रहा हूँ निकालने के, जिससे कि मतलब इतना आपको 10th में समझ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आगे जाकर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा 12th मेटल नॉन मेटल। तो एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर होता है, वो चैम्बर के अंदर मोल्टन मेटल को डालकर और उसके अंदर
पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड डालकर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया जाता है, जिससे कि पॉजिटिव आयंस यानी कि मेटल, फॉर एग्जांपल Al2O3, इसमें Al3+ है, मतलब इट वांट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किसकी तरफ भागेगा? कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ भाग कर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एल्यूमिनियम मेटल बन जाएगा। एल्यूमिनियम मेटल बनकर, मेटल कभी भी ध्यान रखना उसके ऑक्साइड से डेंसिटी कम रहती है, मेटल की सॉरी ज़्यादा रहती है। मेटल की डेंसिटी ऑक्साइड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, उसी मतलब एल्यूमिनियम कैथोड पर बन गया 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड ग्रेफाइट का बना रहता है यानी कि कार्बन का, वहां से वो कार्बन खुरच करके कार्बन डाइऑक्साइड बनके। सिमिलरली अगर आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो सोडियम किससे करोगे? नमक से, NaCl से। NaCl का भी इलेक्ट्रिकल रिडक्शन होता है, तो उसमें सोडियम जो है वो कैथोड के ऊपर बन जाता है, क्लोरीन दूसरी जगह पर ले लेते हैं एनोड से होते हुए। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब आज बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे, और रिफाइनिंग के बारे में बात करके उसके बाद तीनों जो मेन मेटल हैं जो जनरली काम में आते हैं, कौन कौन से? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। 3 चीज़ें काम में आती है ज़्यादा अपने जनरल उसमें देखें तो इनकी अलग अलग अपन सेपरेट मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे। आगे देखेंगे जो होगा हरी इच्छा। अगली एपिसोड तक बाय।